तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ये तो अब तक आपको क्लियर हो ही गया होगा। टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्स पेयर है वो अपना बर्डन, टैक्स का बर्डन किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। टैक्स पेयर को गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करवाना पड़ता है और ये बर्डन ये किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में द बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ये टैक्स पेयर है, बीच में इंटरमीडियरी है जो कि शॉपकीपर या फिर मैन्युफैक्चरर है, और यहाँ पर गवर्नमेंट है। ये जो इंटरमीडियरी है ये टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को और अल्टीमेटली किससे रिकवर कर लेगा? टैक्स पेयर से या फिर कंज्यूमर से रिकवर कर लेगा। सो in indirect taxes the burden of tax can be shifted to the end consumer. Direct taxes में we have income tax, indirect tax में we have the example of GST. ये सब हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे चलते हैं अब। डायरेक्ट टैक्सेस के हमें मेरिट्स करने हैं बेटा। मेरिट्स का मतलब क्या है? व्हाट आर मेरिट्स? मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस। क्या फायदे हैं? अगर हम डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस के क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्सेस आर इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब क्या है? जिसकी इनकम ज्यादा है उसको ज्यादा टैक्स पे करना है और जिसकी इनकम कम है उसको कम टैक्स पे करना होता है। इसीलिए इसको इक्विटेबल कहा जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। जिसकी जितनी एबिलिटी है पेमेंट करने की उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ये प्रोग्रेसिव रेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स आप किसको कहते हैं? अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो एक इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 ईयर्स से कम है उसको इस हिसाब से टैक्स पे करना है। अगर उसकी इनकम 2,50,000 तक है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर उसकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख के बीच में है तो इसके ऊपर उसे 5% टैक्स पे करना है। अगर इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है 20% टैक्स, एंड अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? जिसकी इनकम कम है उसको कोई टैक्स पे नहीं करना और जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ इनकम टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्स। और ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें कम इनकम के ऊपर कम टैक्स और ज्यादा इनकम के ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है इसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। सो क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स है इसीलिए ये इक्विटेबल है। ज्यादा इनकम वालों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाता है और कम इनकम वालों के ऊपर कम टैक्स लगता है। दैट इज व्हाई डायरेक्ट टैक्सेस आर इक्विटेबल। इसके कंपैरेटिवली अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो चाहे ये इस इनकम वाला पर्सन एक 5 रुपए का पेन लेने जाए, चाहे इस कैटेगरी का इनकम पर्सन 5 रुपए वाला पेन लेने जाए, इस 5 रुपए के पेन में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सिंस 2.5 लाख की इनकम वाले को भी उतना ही जीएसटी पे करना है जितना कि 10 लाख से ज्यादा वाले इनकम के पर्सन को जीएसटी पे करना है। इसीलिए अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी हर किसी को सेम अमाउंट पे करना पड़ता है। ऐसा जीएसटी में ऐसा नहीं है कि ज्यादा इनकम वालों को ज्यादा टैक्स पे करना है और कम इनकम वालों को कम टैक्स पे करना है। इसीलिए अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी इज अ रिग्रेसिव टैक्स।
रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है कि इनकम चाहे कुछ भी हो, सबको सेम टैक्स का बर्डन बियर करना पड़ता है, दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। और इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, इनकम ज्यादा टैक्स कम, कम टैक्स कम। ठीक है जी। तो इस इक्विटेबल वाले पॉइंट में मैंने आपसे दोनों चीजें डिस्कस कर ली कि जो जीएसटी है दैट इज लेस इक्विटेबल, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इक्विटेबल हैं, और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इक्विटेबल होते हैं। सेकेंड इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सस्ते, इन जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है इनकी वो सस्ती होती है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन सस्ती क्यों है डायरेक्ट टैक्स की, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे टैक्स पेयर है और जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के खाते में टैक्स जमा कर रहा है। बीच में ये जो इंटरमीडियरी का रोल है यहाँ पर नहीं है, इंटरमीडियरी नहीं इन्वॉल्व, इसीलिए यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है वो कम है, टैक्स कलेक्ट करने का जो खर्चा है वो कम है, इसीलिए जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर इकोनॉमिकल। और अगर इसके कंपैरेटिवली हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वहां पर क्योंकि बीच में इंटरमीडियरी की इन्वॉल्वमेंट भी होती है तो इसीलिए वहां पे कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ज्यादा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज इन डायरेक्ट टैक्स इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। निश्चितता, अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो ये जो रेट्स ऑफ टैक्स है ना, वो जो मैंने आपको बताए थे 5%, 20%, 30%, ये ना सरकार आपको पहले से ही बता देती है, इन एडवांस बता देती है। सिंस आपको ये रेट्स ऑफ टैक्स एडवांस में पता चल जाते हैं और आपको ये पता होगा कि एक साल की जो इनकम है आप अंदाजा लगा पाते हैं। मान लीजिए आपका अंदाजा है कि आप इस साल 5 लाख अर्न कर पाएंगे, अंदाजा तो होता है ना, हल्का फुल्का सा अंदाजा तो रहता ही है। सिंस आपको आपकी एस्टिमेटेड इनकम के बारे में पता रहता है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो आपको जो टैक्स की रेट्स हैं उनके बारे में भी एडवांस में बता देती है, तो आपको पता चल जाता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें, आपकी इनकम 5 लाख है, आपने एस्टिमेट किया कि इस साल आपको 5 लाख की इनकम होगी, तो 5 लाख में से 2.5 लाख के ऊपर तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, और अगले 2.5 लाख के ऊपर आप 5% के हिसाब से 12,500 का टैक्स पे करोगे। तो अकॉर्डिंगली आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा। सिंस यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, दैट इज वाई डायरेक्ट टैक्सेस आर सर्टेन, निश्चितता रहती है। यही अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वहां पे सर्टेनिटी नहीं है, वहां पे निश्चितता नहीं रहती, क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई है, जीएसटी डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी क्वांटिटी, अगर किसी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो किसी साल में कम हो गई तो ऑब्वियसली उस केस में जो जीएसटी है वो कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेजेस होंगे ना वो इनडायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे, ऑपोजिट चलेगा। रिलेटिवली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से अगर चाहती है गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज हो, अपनी जो इनकम है सरकार बढ़ाना चाहती है, ऐसे में वो डायरेक्ट टैक्स के रेट्स को इंक्रीज कर देती है। 5% की जगह 10% कर देगी, 20% की जगह हो सकता है 30% कर दे, 30% की जगह हो सकता है 40% कर दे। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी रहती है, अगर सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है तो डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे, और अगर अपना रेवेन्यू कम करना चाहती है, अगर सरकार के पास, अगर सरकार चाहती है कि लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना डाले तो टैक्स रेट्स को कम कर दे। सो डायरेक्ट टैक्सेस आर रिलेटिवली इलास्टिक। एंटी इन्फ्लेशनरी। एंटी इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इन्फ्लेशन को किसी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। वो कैसे, एंटी इन्फ्लेशनरी में देखिए आप कैसे समझेंगे। खत्म हो गया।
हाँ बेटा, पार्डन बच्चे, क्या कह रहे हैं आप? ओके, एंटी इन्फ्लेशनरी में कैसे समझेंगे हम? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, अब उसको सरकार कंट्रोल कैसे करेगी? देखिए, डायरेक्ट टैक्स की हेल्प से कैसे कंट्रोल कर पाएगी सरकार इन्फ्लेशन को? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, अब सरकार पता है क्या करेगी? सरकार ने टैक्स के रेट को बढ़ा देगी। जब टैक्स का रेट बढ़ेगा तो जनता को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जनता ज्यादा टैक्स पे करेगी तो जनता के पास परचेज करने के लिए पैसा कम बचेगा। जनता की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम होगी अगर, तो खर्चा कम कर पाएंगे। अगर खर्चा कम कर पाएंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने से क्या होएगा बेटा? डिमांड कम होने से प्राइसेस कम हो जाएंगे, और प्राइस कम होंगे तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस आर एंटी इन्फ्लेशनरी। अगर हम उल्टी बात करें, अगर टैक्सेस कम हो जाएंगे तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह से गवर्नमेंट मूव करना चाहती है, क्या पॉलिसी लागू करना चाहती है, प्राइसेस को बढ़ाना चाहती है या कम करना चाहती है, उस हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स को या बढ़ा देगी या फिर कम कर देगी। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर किसी चीज के फायदे हैं तो हर चीज के नुकसान भी होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली हर चीज के नुकसान भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के डिसएडवांटेजेस की। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? डीमेरिट्स का मतलब है डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट क्यों है? प्रोसीजर्स बहुत है भाई। इनकम टैक्स एक्ट के इतने सारे प्रोविजंस हैं, इतने सारे प्रोसीजर्स हैं। उसके बाद मल्टीपल रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी है। फिर अगर हम बात करें, जो टैक्स पे करना है वो वन टाइम पेमेंट है, एक बार में आपको पूरे साल का टैक्स जमा करना है। इस वजह से जो डायरेक्ट टैक्स है इनको इनकन्वीनियंट बोला जाता है। सेकंड, अनपॉपुलर। इतने पॉपुलर नहीं है क्योंकि टैक्स पेयर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने पैसे से जुदा होना। टैक्स पेयर को पता होता है कि उसको 12,500 रुपए इस साल पे करने होंगे। ये पता होते हुए उसके लिए पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें इस तरह से डायरेक्टली पे नहीं करने पड़ते। जीएसटी आप कैसे पे करते हैं? आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं जो कि 100 रुपए का है, इस 100 रुपए में 10 रुपए जीएसटी के होते हैं और 90 रुपए कॉस्ट के होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 10 रुपए जीएसटी के और 90 रुपीज कॉस्ट के? आपको नहीं पता। दिस इज हिडन। यहाँ पर जीएसटी आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ पर आप 100 रुपए की कोई आइटम ले आते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इस 100 रुपए में आप जीएसटी इतना पे कर रहे हैं, आपको नहीं पता। क्योंकि आपको जो जीएसटी है जब आप पे करते हैं आपको आपको नहीं विजिबल, आप हिडन है, इसीलिए जीएसटी पे करते हुए आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हुए आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको दिख रहा होता है कि आपको इतना टैक्स पे करना है। इसीलिए जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर अनपॉपुलर, इतने प्रसिद्ध नहीं है। आर्बिट्रेरी। व्हाट इज आर्बिट्रेरी? सरकार अपनी मर्जी से टैक्स के रेट्स डिसाइड कर लेती है। आर्बिट्रेरी मतलब अपनी मर्जी से, मनमानी करना। सरकार अपनी मर्जी से टैक्स के रेट्स बढ़ा देती है या फिर कम कर देती है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। टैक्स इवेजन की बात करें
तो देश की सिर्फ 3% जनता ऐसी है जो डायरेक्ट टैक्सेस पे करती है। यहाँ पे लोग डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स की चोरी बहुत करते हैं। अगर हम जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे टैक्स की चोरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर आप जीएसटी पे कर आए हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि आपको इतना टैक्स पे करना है, तो आप कुछ ना कुछ करके टैक्स को चोरी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है। नैरो कवरेज का मतलब ये है कि सिर्फ 10%, सिर्फ 3% जनता ही ऐसी है, बहुत छोटी जनता, छोटी परसेंटेज ऑफ जनता ऐसी है जो कि डायरेक्ट टैक्सेस पे करती है। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप एक्चुअली में कितना जीएसटी पे कर रहे हैं, आप कितना जीएसटी पे कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा जनता कवर होती है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो जीएसटी में कवर हो जाती है। और अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो सिर्फ 3% जनता ही हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस पे कर रही है। दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब हम अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये शॉपकीपर है या फिर इंटरमीडियरी है। ये इंटरमीडियरी कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करके सरकार के खाते में जमा करवा देता है। दिस इज द स्ट्रक्चर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फायदे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, तो कन्वीनियंट है। डायरेक्ट टैक्सेस में हमने क्या बोला था डिसएडवांटेज में, कि वो इनकन्वीनियंट है। डायरेक्ट टैक्सेस इनकन्वीनियंट क्यों थे, क्योंकि एक ही बार आपको सब कुछ दिखते दिखते आपको टैक्स पे करना पड़ता था और बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करने पड़ते थे। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पर जो जीएसटी का अमाउंट है, टैक्स का अमाउंट है, वो प्रोडक्ट के प्राइस में हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। इसलिए आपको पता नहीं चलता कि टैक्स कितना है और कॉस्ट कितनी है। इसलिए आपके लिए इजी रहता है पे करना। नो टैक्स इवेजन, यहाँ पे टैक्स इवेजन के चांसेस नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस में हमने क्या किया था, वहां पे टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा होती है, टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स की चोरी नहीं हो पाती। तो जो वहां पे डायरेक्ट टैक्स में नुकसान है वो इनडायरेक्ट टैक्स में फायदे का पॉइंट है, ऑपोजिट चलेगा। इक्विटेबल, डायरेक्ट टैक्सेस में हमने बात करी थी कि वो इक्विटेबल है क्योंकि वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। अब यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि इक्विटेबल है। यहाँ पे इक्विटेबल कैसे है जीएसटी, वैसे मोस्टली जीएसटी इज इनइक्विटेबल क्योंकि जीएसटी सबको सेम प्रोडक्ट पे सेम पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इक्विटेबल का जो पॉइंट है वो इसीलिए डाला है इन्होंने क्योंकि यहाँ पे लग्जरी और नेसेसिटीज की बात हुई है। यहाँ पे इक्विटेबल कैसे बनाने की कोशिश करती है सरकार जीएसटी को, जो लग्जरी आइटम्स है ना, एसीज, टेलीविजन्स, महंगी चीजें, जो लग्जरी आइटम्स हैं, महंगी कारें, जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर सरकार जीएसटी का रेट हाई रखती है क्योंकि लग्जरी आइटम्स हाई इनकम क्लास लोग खरीदते हैं। और जो नेसेसिटीज हैं उनके ऊपर सरकार जीएसटी का रेट कम रखती है। इसीलिए ये इक्विटेबल वाला पॉइंट इन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस में भी डाल दिया है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी डाला है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस इज द फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर कैसे है, अगर सरकार, फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट हमने वहां पे भी किया था जब हमने इलास्टिसिटी का पॉइंट किया था डायरेक्ट टैक्सेस में, तो इलास्टिसिटी वाला पॉइंट वहां पे भी है और यहाँ पर भी है। अगर गवर्नमेंट चाहे कि रेवेन्यू बढ़ाना है तो टैक्स रेट बढ़ा दे, और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि रेवेन्यू कम करना है तो टैक्स रेट कम कर दे। वाइड कवरेज, वहां पे नैरो कवरेज थी डायरेक्ट टैक्सेस में, सिर्फ 3% जनता पे कर रही है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर हम जीएसटी की बात करें तो सारे के सारे कंज्यूमर्स जीएसटी पे करते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस की वाइड कवरेज रहती है। अब हम
जल्दी से बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। डिसएडवांटेजेस क्या हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के? डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अनसर्टेन। डायरेक्ट टैक्स में हमने क्या किया था कि डायरेक्ट टैक्सेस आर सर्टेन, उसमें रेट्स पता होते हैं तो आप एस्टिमेट कर सकते हो। यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि हम डिमांड को मेजर नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी साल में डिमांड ज्यादा और किसी साल में डिमांड कम हो, तो जिस साल में डिमांड ज्यादा होगी उस साल जीएसटी ज्यादा होगा, और जिस साल डिमांड कम होगी उस साल जीएसटी कम कलेक्ट होगा। इसलिए यहाँ पे निश्चितता नहीं है। हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, वहां पे लो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन थी, यहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है। हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है, इसीलिए हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है। इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज, अभी तो हमने ऊपर बात करी थी इक्वालिटी की, अब हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। यस, इनइक्वालिटी इसीलिए क्योंकि चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, दोनों को सेम प्रोडक्ट के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करना पड़ रहा है। एक अमीर भी 100 रुपए की आइटम खरीद रहा है, एक गरीब भी वही आइटम खरीद रहा है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी पे कर रहे हैं सेम आइटम के ऊपर, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। इसीलिए इनइक्वालिटी रहती है इसमें। जबकि अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस में हाई इनकम लोगों के ऊपर हाई टैक्स लग रहा है और लो इनकम कैटेगरी के ऊपर लो टैक्स लग रहा है। कॉजेज इन्फ्लेशन, डायरेक्ट टैक्सेस में इन्फ्लेशन कम होता है, ये बात करी थी हमने। इनडायरेक्ट टैक्सेस में इन्फ्लेशन कम कैसे होती है, इन्फ्लेशन ज्यादा कैसे होती है यहाँ पर? क्योंकि जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसमें कॉस्ट तो है ही है, साथ में जीएसटी की वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ये आप खुद करेंगे। टेक दिस एज योर होमवर्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपना होमवर्क मान के चलिए और इसको खुद करिए। जी मैडम। This is all for today's class.